तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स विद अनिकेत सर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे साउंड इस चैप्टर का फोर्थ लेक्चर। ऑलरेडी हमने इसके 3 लेक्चर कवर किए हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने कवर किया है टाइप्स ऑफ वेव्स, व्हाट आर द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल वेव्स, द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव। इन सेकेंड लेक्चर we try to understand the mathematical expression of the progressive wave along with some numericals, some important formulas. तीसरे लेक्चर में हमने देखा था स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव्स एंड डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड। तो ये ऑलरेडी हमने 3 लेक्चर में कवर किया है। अगर अभी तक आप लोगों ने 3 लेक्चर देखे नहीं है तो जस्ट गो थ्रू द वीडियोस एंड कवर अप द 3 लेक्चर। आज की इस सेशन में हम देखेंगे डॉपलर्स इफेक्ट। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि हम इस लेक्चर में कोई भी डेरिवेशन करेंगे नहीं। हम इस लेक्चर में डॉपलर्स इफेक्ट का जो भी फॉर्मूला है उसको कैसे यूज करना है वो समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज कुछ न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फॉर डेरिवेशंस जस्ट गो थ्रू द टेक्स्ट बुक। अगर वो डेरिवेशन आप लोगों को पूछा गया तो यूनिट टेस्ट में पूछा जा सकता है, मिड टर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है, या फिर फाइनल 11 के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, अगर आप डेरिवेशन चाहते हो तो जस्ट गो थ्रू द टेक्स्ट बुक। सो व्हाट इज डॉपलर्स इफेक्ट? अब डेफिनेशन समझने से पहले एक प्रैक्टिकल सिनेरियो समझ लेते हैं। आई होप कि सब लोग रेलवे स्टेशन गए हैं, किसी रिलेटिव्स किसी फ्रेंड को पिकअप करने के लिए या फिर ड्रॉप करने के लिए गए हैं। बहुत बार आप लोगों ने देखा है कि ट्रेन भी लेट होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम उस केस में प्लेटफॉर्म पे बैठे रहते हैं। ओके, जब प्लेटफॉर्म की तरफ ट्रेन आती है तब आप लोग उस ट्रेन का सायरन सुनते हो। जैसे जैसे ट्रेन नजदीक आती है वैसे उसे वो सायरन का जो भी आवाज है ना आप लोगों को ज्यादा सुनाई देता है जब ट्रेन प्लेटफॉर्म की तरफ आ रही हो। ये एक सीन है। दूसरा सीन, व्हेन द ट्रेन इज लिविंग फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। जैसे जैसे कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म से दूर जाता है वैसे वैसे क्या होता है, आप लोग जो सायरन का आवाज है उसका आवाज आप लोग सुनते हो और वो जो आवाज है वो कम 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 सुनाई देने लगता है। ओके, ये है। लेकिन एक्चुअल में क्या आप लोगों ने सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या ड्राइवर या फिर लोको पायलट जो भी वो सायरन बजाने की कोशिश कर रहा है, क्या वो सायरन का वॉल्यूम कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है? ऐसा कुछ हो रहा है? तो इसका आंसर होगा नो। ना वो सायरन का वॉल्यूम बढ़ा रहा है, ना वो सायरन का वॉल्यूम कम कर रहा है। वो तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम से सायरन बजा रहा है। लेकिन आप लोग जो सायरन का आवाज सुन रहे हो वो आवाज आप लोग कम सुन रहे हो या फिर ज्यादा सुन रहे हो। ओके, नाउ ये जो फेनोमेनन है ना, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज अ डॉपलर इफेक्ट। नाउ व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट? इट इज द apparent change in the frequency of sound due to the relative motion between the source and the listener। तो यहाँ पे देखना, लिसनर आप थे और सोर्स यहाँ पे ट्रेन था, और यहाँ पे रिलेटिव मोशन आ रहा है सोर्स और लिसनर के बीच, जिसके वजह से हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है। ओके, ऐसा महसूस हो रहा है कि बाबा फ्रीक्वेंसी मेरी चेंज हो रही है। साउंड की सोर्स की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। दैट इज द अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द लिसनर। ठीक है, तो व्हाट इज डॉपलर्स इफेक्ट ये तो हमने देख लिया। अब ये जो डॉपलर्स इफेक्ट है ये एक वेव फेनोमेनन है। अब वेव फेनोमेनन मतलब जिस किसी का भी नेचर वेव नेचर है, ये वेव नेचर में आप लोगों को मिल जाएगा। सो दैट्स हाउ इट होल्ड्स गुड फॉर साउंड वेव्स एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दैट इज लाइट। लेकिन हम जो अपना डिस्कशन है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस वी विल रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ ओनली फॉर द साउंड वेव्स। अब ये जो डॉपलर्स इफेक्ट का एक एक्सप्रेशन आता है, अगेन जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था कि वी आर नॉट गोइंग इन द डिटेल्स ऑफ द डेरिवेशन। हम यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है दैट फॉर्मूला विल बी इक्वल टू n इज इक्वल टू n नॉट इन ब्रैकेट v माइनस
प्लस माइनस VL डिवाइडेड बाय V माइनस प्लस VS। तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी समझ लो या फिर नॉमेनक्लेचर समझ लो कि नॉमेनक्लेचर क्या क्या है। N is nothing but the apparent frequency due to the relative motion. Apparent frequency due to the relative motion. N naught is the frequency of source. Frequency of source. Then V, speed of sound in air. V क्या है? तो ये है speed of sound in air. Next, VL, speed of listener. और VS रहेगा स्पीड ऑफ सोर्स। ये सोर्स का स्पीड रहेगा। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी समझ लेना। ये फॉर्मूला है, ये डेरिवेशन जो आप नहीं करेंगे। अब डॉपलर इफेक्ट में आते हैं तीन अलग अलग केसेस। दैट इज द फर्स्ट वन, व्हेन द लिसनर इज स्टेशनरी बट द सोर्स इज मूविंग। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आप लोग प्लेटफॉर्म पे बैठे हो एंड द ट्रेन इज कमिंग एंड ट्रेन इज गोइंग आउट, ये एक सीन है। सेकेंड केस, व्हेन द लिसनर इज मूविंग बट सोर्स इज स्टेशनरी। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेन छूटने से पहले एक बार सायरन बजाती है, मान के चलो कि आपको लेट हुआ है प्लेटफॉर्म को पहुंचने के लिए एंड यू आर कमिंग टुवर्ड्स द प्लेटफॉर्म। ठीक, तो ये एक सीन रहेगा। और तीसरा रहेगा व्हेन लिसनर एंड सोर्स बोथ आर मूविंग, मतलब ट्रेन भी रोड पे चल रही है, आप भी गाड़ी में बैठे हो। तो ये तीन अलग अलग केसेस है और इसका हमें यहाँ पे फॉर्मूला बनाना है यूजिंग दिस ओरिजिनल फॉर्मूला। ठीक है, इस ओरिजिनल फॉर्मूले का यूज करके हमें अलग अलग फॉर्मूलेज बनाने हैं। अब उसके लिए कुछ चीजें समझ लेते हैं। 3/5, 5/3, इसमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है? तो 5/3 है। ओके, 5/3 इज द ग्रेटर नंबर कंपेयर टू द 3/5। तो हमें यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को समझना है। ठीक है, तो ये लॉजिक याद रखना, इसी लॉजिक का यूज हम आगे करेंगे। द फर्स्ट केस, व्हेन द लिसनर इज स्टेशनरी बट द सोर्स इज मूविंग। अब यहाँ पे अपने पास फॉर्मूला है n इज इक्वल टू एन नॉट इन ब्रैकेट v प्लस माइनस VL डिवाइडेड बाय v माइनस प्लस VS। सो दिस इज द ओरिजिनल एक्सप्रेशन। अब ओरिजिनल एक्सप्रेशन में क्या है? लिसनर स्टेशनरी है। अगर लिसनर स्टेशनरी है तो VL इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये VL इज इक्वल टू 0 होगा, तो फॉर्मूला मेरा अब बन जाएगा n इज इक्वल टू एन नॉट v डिवाइडेड बाय v माइनस प्लस VS। ठीक है, अब इसके दो वेरिएशंस यहाँ पे बन सकते हैं। फर्स्ट वेरिएशन, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स लिसनर। सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स लिसनर। ठीक है, अब देखना, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म की तरफ आती है और आप लोग प्लेटफॉर्म पे बैठते हो, तब आप लोग ट्रेन का जो सायरन है वो ज्यादा सुनते हो, उसका जो फ्रीक्वेंसी वो ज्यादा सुनते हो। अब ये ज्यादा कब सुनोगे? तो डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। अब ये डिनोमिनेटर, सॉरी, इसकी वैल्यू ज्यादा कब होगी इस n की? जब डिनोमिनेटर छोटा हो। डिनोमिनेटर कब छोटा होगा? जब डिनोमिनेटर में क्या आएगा? माइनस साइन आएगा। तो ये आप लोगों का फॉर्मूला बन गया, एन नॉट v डिवाइडेड बाय v माइनस VS। ओके, ये फॉर्मूला बनेगा। सेकेंड वन, सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द लिसनर। सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम लिसनर। जब सोर्स लिसनर से दूर जाता है तब हम फ्रीक्वेंसी कम सुनते हैं। तो इस n की वैल्यू कम कब आएगी? जब डिनोमिनेटर मेरा ज्यादा हो। डिनोमिनेटर ज्यादा हो, इसका मतलब डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? मेरा प्लस होना चाहिए। सो v डिवाइडेड बाय v प्लस VS। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मेरा कुछ इस तरह से चेंज होगा। तो याद रखना, कभी भी डॉपलर इफेक्ट का सवाल आए तो खुद को रेलवे स्टेशन पे जाके बिठाओ, इमेजिन करो कि आप लोग वहां पे हो या फिर वहां पे मूव कर रहे हो, तब ये फॉर्मूला आप लोग ऑटोमेटिकली बना सकते हो। नाउ द सेकंड वेरिएशन, लिसनर इज मूविंग बट द सोर्स इज स्टेशनरी। अगेन, तो फंडामेंटल फॉर्मूला है अपने पास, n इज इक्वल टू एन नॉट v
प्लस माइनस वी एल डिवाइडेड बाय वी माइनस प्लस वी एस। लेकिन यहाँ पे क्या है, सोर्स स्टेशनरी है, तो सोर्स स्टेशनरी है तो वी एस क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास एन इज इक्वल टू एन नॉट इन ब्रैकेट वी प्लस माइनस वी एल डिवाइडेड बाय वी। अब इसमें भी दो केसेस, ठीक। लिसनर इज मूविंग टुवर्ड द सोर्स, लिसनर इज मूविंग टुवर्ड सोर्स। इसका मतलब क्या, आप लोग ज्यादा आवाज सुनोगे। अब ये ज्यादा आवाज कब सुनोगे, जब न्यूमरेटर में प्लस आएगा। तो इसका मतलब फॉर्मूला बनेगा एन इज इक्वल टू एन नॉट इन ब्रैकेट वी प्लस वी एल डिवाइडेड बाय वी। दूसरा वेरिएशन, लिसनर इज मूविंग, लिसनर इज मूविंग अवे। फ्रॉम द सोर्स, मतलब आप लोग आवाज कम सुनोगे। आवाज कब मतलब एन की वैल्यू कब कम होगी, जब न्यूमरेटर मेरा नेगेटिव होगा। तो आंसर मिल जाएगा एन इज इक्वल टू एन नॉट इन ब्रैकेट वी माइनस वी एल डिवाइडेड बाय वी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मेरा कुछ इस तरह से चेंज होगा। नाउ द थर्ड वेरिएशन, व्हेन बोथ लिसनर एंड सोर्स आर मूविंग। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आती है। अगेन फॉर्मूला ओरिजिनल वही है, एन इज इक्वल टू एन नॉट इन ब्रैकेट वी प्लस माइनस वी एल डिवाइडेड बाय वी माइनस प्लस वी एस। अब इसमें बोथ मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, बोथ मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। अब जब दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हो तब आवाज तो ज्यादा सुनोगे। ये आवाज ज्यादा कब आएगा, जब न्यूमरेटर प्लस होगा और डिनोमिनेटर माइनस होगा। तो ये मुझे मिल जाएगा एन इज इक्वल टू एन नॉट वी प्लस वी एल डिवाइडेड बाय वी माइनस वी एस। दूसरा वेरिएशन, व्हेन बोथ मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, बोथ मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। जब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो अब आवाज कम सुनाई देगा। ये आवाज कम कब सुनाई देगा, या फिर ये फ्रीक्वेंसी कम होगी, जब न्यूमरेटर निगेटिव होगा और डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा। ठीक है, सो n इज इक्वल टू एन नॉट इन ब्रैकेट v माइनस वी एल डिवाइडेड बाय v प्लस वी एस। तो ये फॉर्मूला मेरा कुछ इस तरह से चेंज होगा। आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूले कैसे बनाने हैं समझ में आया हो। नाउ वी विल टेक सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दीज फॉर्मूलास। नाउ a person observes two moving trains, first reaching the station, another leaves the station with equal speed of 30 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब हमें यहाँ पे दिया गया है सोर्स का स्पीड। तो सोर्स का स्पीड कितना है, तो वो है 30 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यही सायरन बजाएगा। इफ बोथ ट्रेन्स इमिट साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज, तो दोनों के लिए एन नॉट कितना है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है 300 हर्ट्ज। सवाल पूछा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज हर्ड बाय द पर्सन। तो यहाँ पे लिसनर स्टेशनरी है और सोर्स मूव कर रहा है, तो पहला पार्ट रहेगा सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स लिसनर, मूविंग टुवर्ड्स लिसनर। ठीक है, अगर सोर्स लिसनर की तरफ मूव कर रहा है तो इस केस में इसको मैं n1 बोल देता हूं, n1 इज इक्वल टू एन नॉट इन ब्रैकेट, ये तो v ऊपर वैसे ही रहेगा, ये आ जाएगा v माइनस वी एस। ठीक है, तो ये बना 300, ये आया 330 दिया है हमें, तो ये 330 माइनस 30, तो ये आ जाएगा 300 इंटू 330 डिवाइडेड बाय 300, कैंसल आउट हो जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा 330 हर्ट्स। नाउ द सेकेंड केस। अब सेकेंड केस में क्या हो रहा है, सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द लिसनर। सेकेंड केस, सोर्स इज मूविंग अवे, तो उस केस में फ्रीक्वेंसी हमें क्या होगी, कम सुनाई देगी। दैट विल बी इक्वल टू n इज इक्वल टू एन नॉट इन ब्रैकेट v डिवाइडेड बाय v प्लस वी एस। तो एन नॉट है अपने पास 300, सोर्स की स्पीड है 330,
ये नीचे आ जाएगा 330 प्लस 30, तो ये मुझे मिलेगा 300 इंटू 330 डिवाइडेड बाई 360। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये आया 280 हर्ट्स। ठीक है, अगेन we need to cross check the calculations. I hope I am doing the correct. Yes. तो एक आ रहा है मेरे पास 330, दूसरा आ रहा है मेरे पास 280। लेट मी क्रॉस चेक द कैलकुलेशन वंस अगेन। ठीक है, तो कैलकुलेशन देखना यहाँ पे शायद गलत हुआ है। सो ये 55 आएगा, अगर ये 55 है तो ये 275 आएगा। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस कितना आएगा, तो वो आ जाएगा n1 माइनस n2, मतलब ये बन रहा है 330 माइनस 275, तो ये आ जाएगा 55 हर्ट्स। तो ऑप्शन मेरा सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट, a car sounding horn of frequency 1200 hertz passes a stationary observer. The ratio of frequencies of the horn noted by the observer before and after passing the car is 7/5. The speed of sound is, तो अगेन हमें यहाँ पे n1 by n2 दिया है, दैट इज इक्वल टू 7/5। अब n1 कितना होगा, मतलब ये कार नजदीक आ रहा है, तो n नॉट इन ब्रैकेट v डिवाइडेड बाय v माइनस वी एस, और n2 कितना रहेगा, तो वो रहेगा n नॉट इन ब्रैकेट v डिवाइडेड बाय v प्लस वी एस, एंड दिस रेशियो इज गिवन एज 7/5। ठीक है, तो सोर्स की स्पीड पूछी है, तो n नॉट कैंसल, ये v कैंसल, ये ऊपर चला जाएगा v प्लस वी एस डिवाइडेड बाय v माइनस वी एस, विच इज इक्वल टू 7/5। नाउ वी कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये कितना आएगा, 5v प्लस 5vs इज इक्वल टू 7v माइनस 7vs, तो ये आ जाएगा 5vs प्लस 7vs इज इक्वल टू 7v माइनस 5v, तो ये आया 12vs इज इक्वल टू ट्वाइस v। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 6vs इज इक्वल टू v, सो vs इज इक्वल टू v बाई 6। ठीक है ना, तो देखो बिफोर पासिंग एंड आफ्टर पासिंग, मतलब जब वो नजदीक आ रहा है तब साउंड ज्यादा सुनेगा, जब वो दूर जा रहा है तब वो साउंड कम सुनाई देगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया। तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा v बाय 6। ठीक है, नेक्स्ट, when the observer moves towards a stationary source, now source is stationary and observer's speed is given, the apparent frequency emitted of note is f1। तो देखना n इज इक्वल टू n नॉट, ये आएगा v प्लस वी एल डिवाइडेड बाई v। अब इस n की वैल्यू दी गई है f1 विच इज इक्वल टू n नॉट, ये v प्लस v1 डिवाइडेड बाई v, तो ये सारे सिंबल डाल दिए। नाउ द ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स विथ वेलोसिटी v1। जब वो सोर्स से दूर जा रहा है तब ये फॉर्मूला बनेगा v माइनस वी एल डिवाइडेड बाई v। ओके, तब ये फ्रीक्वेंसी दी गई है f2, तो f2 मुझे मिल जाएगा n नॉट v माइनस v1 divided by v. Now they have given the ratio of f1 by f2. So we will take the ratio of f1 by f2. f1 कितना है, तो वो है n नॉट इन ब्रैकेट v प्लस v1 डिवाइडेड बाई v, और f2 है मेरे पास n नॉट इन ब्रैकेट v माइनस v1 डिवाइडेड बाई v। n नॉट कैंसल, f1 बाय f2 है 2, ये v भी कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा v प्लस v1 डिवाइडेड बाई v माइनस v1। So just do the cross multiplication. So twice v minus 2v1 plus is equal to v plus v1, तो ये आ जाएगा v is equal to thrice v1। ठीक है, तो हमें यहाँ पे रेशियो पूछा गया है v डिवाइडेड बाई v1 एंड दैट रेशियो इज इक्वल टू 3। सो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे मैच हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है। सो ये बहुत इजी सवाल है, अगर ढंग से करोगे तो आप लोगों को इसके आंसर मिल जाएंगे। नाउ
यहाँ पे 2 क्वेश्चंस है, तो मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन एज़ अ होमवर्क दे रहा हूँ, ओके? ये पूरा वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसके आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। लेट्स सी कि आप लोग इसको कितना समझ पाए और ये सारे आंसर क्या आप लोग विदाउट एनी चीटिंग लेके आ सकते हो बाय यूजिंग आवर ट्रिक, ठीक है? तो ये तो था डोपलर इफेक्ट का लेक्चर, बहुत ही ईज़ी, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। अगर इसका सवाल आता है तो ये सवाल आप लोगों को मार्क्स देके ही जाएगा, ओके? ठीक है? सो आज के लिए रुकते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बेटा थैंक यू, धन्यवाद, जय महाराष्ट्र।